ये वाहिद हुकूमत थी, एक से एक बेगैरत शामिल था इसमें। 12% महंगाई के खिलाफ आए थे, 50% में ले आए। सर वो तो कहते हैं कि हमारा कसूर थोड़ी है, इमरान खान मुआहदे ऐसे करके गया IMF से। शुक्र है कि इन्होंने अपनी जो घरेलू जिंदगियां हैं उसका भी इमरान खान पे इल्जाम नहीं रख दिया। तो ये तो बेगैरतों का टोला है, इतने गंदे नंगे लोग हम पर मुसल्लत हुए। जब हुकूमत हमें मायूस करेगी, फिर को बिजली काटने आएगा तो मार्केटें उनके लिए नो-गो एरिया बन जाएगी, अनारकी फैलेगी, बगावत की शक्ल अख्तियार कर लेगा ये मुल्क। कि फिर आदमी ये जान दे देता है, ये जान ले लेता है। इस हद तक महंगाई से लोग बदहवास हो चुके हैं को मुफ्ती ये ऐलान कर दे इन हालात में खुदकुशी जायज है। नटी जेटी के पुल से छलांग लगाने वालों की इतनी बड़ी तादाद हो, समंदर लाशों से पट जाए। मुझे किसी एक इदारे का नाम बता दे जो इस वक्त नफरत का सिंबल नहीं है। क्या अदलिया, क्या हुकूमत, मैंने लोगों के अंदर नफरत का लावा इस तरह उभरते हुए नहीं देखा। वो जो वजीर खजाना आया था, जो खजाना ही खा गया, सारी पार्टी नीचे आ गई, डॉलर नीचे नहीं आया। कपड़े बेच के आटा दूंगा, हमारे कपड़े उतार के चला गया। रशिया से तेल चल पड़ा है, मुआहदा हो गया, हमारा तेल निकल गया। जाते हुए शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब अपनी कामयाबियां गिनवा के गए, आप कह रहे हैं कि तबाह कर दी। उनकी एक खूबी थी, शर्बो हया से आ रही थे, मुआशी इशारिये झूठ का पलंदा थे। आपने सियासत ही कुर्बान नहीं की, आपने अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी। PDM की हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत थी, खुश तो आप लोग उनसे भी नजर नहीं आते थे। छोटे ताजिर जो हैं वो टैक्स देने से क्यों भागते हैं? ये इल्जाम महज एक इल्जाम ही है। मैं राशन के लिए इल्तिजा करते तो देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। बिजली का बिल उसके हाथ में और वो उसकी आंखों में आंसू। कुछ अर्सा पहले तक बाज़ इदारों को पुकारते थे, अब कभी आपने हमें देखा कि हमने इन्हें पुकारा हो? जिनके तरानों पे झूमते थे आज उनसे नाराज बैठे हैं। टीवी के इश्तिहारों से आप मोतबर नहीं हो सकते। अवाम का दिल जीतिए, पूछिए कि अवाम को आपसे शिकायत क्या है कि ये जो तौक हमारे गले में 16 माह तक पड़ा रहा, काफी नहीं डाला था, तबाहियां फेर के चले गए। अब वो नहीं, आप तो है ना, आप कुछ कीजिए। बिजली के बिलों ने पाकिस्तान में कहर ढा दिया है। गरीब ये सोच रहे हैं कि वो राशन डलवाएं, किराया अदा करें या बिजली के बिल भरें। ऐसी ही कुछ सूरत हाल छोटे ताजरों की भी है, वो भी दुहाइयां दे रहे हैं। ताजिर क्यों परेशान हैं, पर बात करने के लिए हमने ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र। खैरियत से। कितने बिल आ गए सर, क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं इतना आप? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक ऐसी दस्तावीज है जिसे अब इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं कहा जा सकता। ये तमाम तर टैक्सेस का एक मजमुआ है, हर टैक्सेस में शामिल है। एक और कोशिश हुई हाल ही में, इस पे रेडियो लाइसेंस फीस भी, टेलीविज़न TV लाइसेंस फीस तो पहले ही मौजूद थी, मसाजिद को भी वो बिल जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसका लोड कम करें, इसका वज़न कम करें। मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे 1500 यूनिट का बिल मेरे अपने घर का, पहले अब अगर पिछले 4 महीने का मुआवजा करें तो 60,000, 70,000, 75,000, 78,000, अब 1 लाख। तो इससे आगे क्या जाएगा? मैं नहीं दे सकता, मेरे कारोबार में जान नहीं है। मुझे जो कारोबार पे भी बिल आया वो भी 45,000 से तकरीबन 85 तक चला गया। तो जब नहीं दे सकता तो फिर क्या करेगा? देखें, एक टूटी हुई सड़क है, गाड़ी चलती है, जब गड्ढा आ जाता है, आगे कोई हर्डल आ जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। पिछले अरसे में हमने बिजली के झटकों से इतने लोग मरते हुए नहीं देखे जितने बिजली के बिलों को देखकर लोग शॉक्ड हुए, हार्ट अटैक हुए, खुदकुशी हुई। ये हमने देखा, भूख क्या तो लोग मरते हुए देखे, लेकिन ऐसा इस मुल्क में ही देखा कि लोग बिजली के बिल देखकर किसी को देखे ना, किसी ने यही इसीलिए ये बात की कि इस हद तक महंगाई से लोग बदहवास हो चुके हैं कि किसी ने कहा कि कोई मुफ्ती ये ऐलान कर दे कि इन हालात में खुदकुशी जायज़ है, तो नटी जेटी के पुल से छलांग लगाने वालों की इतनी बड़ी तादाद हो कि समंदर लाशों से पट जाए। तो आज मैं लोगों को बड़ा मायूस देखता हूँ। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पावर कंपनीज के पास कोई मीज़ान नहीं है। मैंने एक ही यूनिट का बिल, जैसे 100 यूनिट की आपने बात की, 6,000 भी देखा, 8,000 भी देखा उसका बिल। ये सारे चोरी में लगे हुए हैं और इतना बड़ा माफिया है ये पावर सेक्टर के ऊपर कि जिसमें हुक्मरानों में बैठे हुए चोर हैं,
इसमें ये नेपरा क्या है, ये इसके बेनिफिशियरी हैं। इसमें बैठे हुए लोग हैं जालिम जो इनके साथ मैनिपुलेट करते हैं। ये पिटीशन क्या है, के इलेक्ट्रिक ने पिटीशन दायर कर दी जी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ाए जाएं या फला चार्जेस बढ़ाए जाएं। आज तक कोई पिटीशन ऐसी नहीं जो सार्फिन के हक में अदालत बैठती है, 4 लोग उसको सुनते हैं, लेकिन उसका फैसला पावर कंपनी के हक में होता है, क्योंकि ये सारे एक ही पेश पे हैं, सब बेनिफिशियरी है। भाई बिल ज़्यादा आए हैं तो इसमें आपको के इलेक्ट्रिक वालों से क्या मसला है? के इलेक्ट्रिक तो बिजली की कीमत नहीं तय करती है। अभी वो उनके CEO मोनी सल्वी साहब ने भी कहा कि भाई बिल भरें, अगर नहीं भरेंगे तो ये तो फिर आप चोरी के उसमें आएंगे। उनका क्या कसूर है बेचारों का? मोनी सल्वी साहब भी अपने बयानात के ज़रिए जब बेसरोपा बातें करेंगे तो लोग तो फिर मुश्तिल होंगे। हमें बिल के इलेक्ट्रिक देती है सरकार नहीं। सरकारी इदारा तो कह सकता है कि मैं मजबूर हूं, प्राइवेट इदारा कैसे कह सकता है कि मैं मजबूर हूं? अगर हुकूमत टैक्सेस की भरमार करती है, कि इलेक्ट्रिक को नफरत का सिंबल बना देती है, तो क्या इनका एतराज़ नहीं बनता? लेकिन इनका खामोशी के साथ हर टैक्स को कबूल कर लेना इस बात की अलामत है। इस चोरी में, इस डकैती में, इस सरक़े में, इस ज़्यादती और जुल्म में, इस नाइंसाफ़ी में कि इलेक्ट्रिक बराबर की शरीक है। दूसरी बात, ये बात मैं आपको अब हतमी बात बता रहा हूँ, इसमें कोई 1% भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसे मुलाजमीन के इलेक्ट्रिक के मिले हैं जिन्होंने कहा कि जो लॉसेस होते हैं, ये जो चोरियाँ होती हैं, ये के इलेक्ट्रिक हमें हिदायत देती है, हमारे अफसरान के नौकरी पे रहना है तो इस इलाके में जो 60% चोरी है या 40% चोरी है, ये जिन लोगों के मीटर्स हैं आप इनसे रिकवर करें अगर आपने नौकरी पे रहना है। ये बात मैं उस जगह हरम में बैठ के एक शख्स मुझे कह रहा है जो के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम है, तो मैं इसलिए ये बात आपको मैं कह रहा हूँ। तो ये एडवांस मीटर रीडिंग वो देखता है कि 290 पे रीडिंग आ रही है, 300 के बाद स्लैब चेंज हो जाएगा, वो उसको 310 के इनसे को लिखता है, 500 के बाद वो देखता है स्लैब रेट तब्दील हो जाएगा, तो 490 को रीड नहीं करेगा, वो 500 प्लस को रीड करेगा। ये चोरियां कौन करता है? ये पीक आवर, ऑफ पीक आवर, ये क्या है? ये के इलेक्ट्रिक ही का सरका है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले कहा कि ये इदारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये मुनाफे की बुनियाद पर कभी भी ये इदारे कायम नहीं होते, पावर के इदारे हों या टेली। तो फिर इन्हें कोई हक नहीं है कि इसको प्राइवेट किया जाए। ये अव्वल तो हुकूमत के पास ही रहने चाहिए थे। और अगर आपने 2005 में इसकी निजकारी की थी तो जिन लोगों ने के इलेक्ट्रिक से उन शराइत को बनवाना था, जिन शराइत पर ये इदारे दिए गए, तो वो किसी ने पूरी नहीं करवाई, इसलिए कि कितना बड़ा माफिया है, इतना बड़ा तोहफा देते हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डावाडोल हो जाता है। और सियासी जमातों का वैसे कौन सा ईमान है, वो तो छोटे छोटे दामों पे ज़मीर बेच देते हैं। ये वजह कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। ताजरों का एहतजाज तो टलने वाला नहीं है। आम सारिफ जो बिजली का है वो भी अब आपे से बाहर है। 2 चीज़ें इस वक्त, एक नफ़रत, एक मायूसी, ये कौमों को तबाह कर देती है। नफ़रत का ये आलम है। मुझे किसी एक इदारे का नाम बता दे जो माजी में बड़ा बहुत ज़्यादा जो मोतबर, बावकार या मौक्कर समझा जाता हो, कोई एक इदारा जो इस वक्त नफ़रत का सिंबल नहीं है। क्या अदलिया, क्या हुकूमत, क्या दिफा, सबसे लोग नफ़रत करते हैं। ऐसा मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में, 70 साल ज़िंदगी में, मैंने लोगों के अंदर नफ़रत का लावा इस तरह उबलते हुए नहीं देखा। और ये उस वक्त, ये पीक पे ही नफ़रत पहुंची जब PDM का क़याम अमल में आया और ये सांपों का 13 सांपों का गुच्छा हमारे गले में डाल दिया गया। उसका जहर आज हम सब, पूरी मशहद और हमारी ज़िंदगी में वो घुल चुका है। मैं कहता हूँ अब भी वो इदारे जो वतन की सलामती और दिफा के ज़िम्मेदार हैं,
उन्हें आगे आना चाहिए, क्यों खामोश बैठे हैं? मैं एक बात कहता हूं, आर्मी ने हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानी दी है, अब भी कुर्बानी दे। ये जो अशराफिया और मुराद याफ्ता तबके को मुफ्त बिजली, मुफ्त ये पेट्रोल और दीगर अनगिनत सहूलतें हैं जो हमारे खून पसीने की कमाई हमारे टैक्सेस से उन्हें मैसर है, इस पे आर्मी आगे आए और अपने ऐलान करे कि हमारे अफसरान ये फ्री मुराद जिन्हें हासिल है वो ख़त्म करते हैं। हम नहीं लेते मुफ्त पेट्रोल, हम नहीं लेते मुफ्त बिजली। फिर देखें फौज की दारिश की शुरुआत होगी तो सब उस रास्ते पे आएंगे। बाकी हुक्मरानों से हम तो कोई नहीं रखते, ये इनका तो एक ही मोटो है, जुर्म करना है और अपने आप को अदालतों से महफूज करना है। सही। अतीक भाई, आपको सियासतदानों से उम्मीद तो नहीं है, अभी आपने कहा है, मगर आप अभी पिछले हफ्ते ही मिले भी हैं, काकड़ साहब आए हुए थे, निगरान वज़ीर आज़म, उनसे आपकी मुलाकात हुई, तो यही बिजली के बिलों का मामला डिस्कस हुआ, तो उनसे क्या बात हुई थी? क्या आपने तजावीज़ दी? क्या उनसे जो है वो शिकायत की? यही कहा था कि ये बिल है, सुहाने रूह बन चुका है और ये अब सकत नहीं है इसको अदा करें। तो उन्होंने ये वादा किया कि इसमें कुछ ना कुछ हम जो हमारे बस में होगा हम कमी करेंगे। और अब भी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के अगर इख्तियारात कम में नहीं आता तो कोई और भी तो बाख्तियार होगा ना, वो मुल्क को अनारकी की तरफ ना जाने दे, वो बैठे देखें, इसका अजाला करें, मामला संभालने की कोशिश करें, वरना ये बिगड़ेगा। जब सकत से बाहर चीज़ चली जाती है तो फिर अफरा तफरी होती है, लोग फिर खाना जगी की तरफ आते हैं। इसको ख़त्म कीजिएगा। आपने भी कहा कि वो 13 जमातों का सांपों का गुच्छा छोड़ गए और ये कर गए, वो कर गए। वो तो जाते हुए कह के गए हैं कि हमने मईशत को जो है वो संभाल दिया, बुरे वक्त से हम लोग निकल आए, डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए। वो तो भी जाते हुए शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब अपनी कामयाबियां गिनवा के गए हैं। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। उनकी एक खूबी थी उन तमाम लोगों की, गैरत व हमीयत से आरी थे, सच उनकी जुबान पे आ ही नहीं सकता, झूठ का पलंदा उनकी गुफ्तगू, उनकी तकरीरें शर्म व हया से आ रही थे। ऐसे लोग जब मुसल्लत हो जाए तो उनकी आप बस बातें सुने, जैसे एक वेंटिलेटर पे लगा हुआ एक मरीज है, एक वेंटिलेटर पे लेटा हुआ और उसके बारे में एक झूठा डॉक्टर कहे, बस ये अभी खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सेहतमंद हो के देखें अभी आपके सामने, जबकि वो मौत के मुंह में जा रहा हो। मुल्क को हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ये कैसा डिफॉल्ट है? अगर आपकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स दुरुस्त आती हैं लेकिन मरज मौजूद है, तकलीफें बरकरार हैं, अलामतें मौजूद हैं, तो वो रिपोर्ट्स झूठी हैं, वो लेबॉर्ट्री गलत है। ये सब इन्होंने मुआशी इशारिये झूठ का पलंदा थे, इनकी गुफ्तगू गलत बयानी पे मबनी थी। यही सबब है आज देखें उनके, मैं समझता हूँ सोशल, आप लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज आपने क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर जितनी नफरत का इजहार किया गया, जितनी ने गालियां दी कौम ने, अगर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए तो हिमालय से बड़ा पहाड़ बन जाएगा। इतनी लोग उनसे नफरत करते हैं। आज यही वजह है कि कभी ऐसा जिंदगी में आपने देखा, आप पुराने साफी हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है, कभी आपने देखा कि कोई सियासी जमात ने मुंह से कहे कि हम तो खत्म हो गए, हमने तो रियासत पे सियासत कुर्बान कर दी? आपने अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी, आपने सियासत ही कुर्बान नहीं की, आपने अपनी दुनिया भी कुर्बान कर दी, आखिरत भी कुर्बान कर दी। आपने इस कौम के साथ वो किया जो पाकिस्तान का 75 साल से जो दुश्मन है, उसने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मौजूद है ना, ये वही काम कर रहे हैं, खुश असलूबी से कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। ये आपने पड़ोसी वज़ीर आज़म का बयान सुना होगा, तो वो कर गए और खुश असलूबी से कर गए। ये तजुर्बेकार मकार, ये सिफ्त रखते हैं किसी भी मुल्क को बर्बाद, ये स्पेशलिस्ट है।
लेकिन अफसोस कि ये दुश्मन को बर्बाद नहीं कर सके, अपना ही मुल्क खा गए। अच्छा अतिक भाई, बिजली की कीमतों से आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 300 के पास पहुंच चुका है, डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है, ओपन मार्केट में तो 320 का भी नहीं मिल रहा। ये बताएं कि इससे आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है या पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये पेट्रोल, डॉलर, बिजली, ये महंगाई के अंडे हैं, इन्हीं से महंगाई फूटती है। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो इनके असरात आते हैं, हकीकतन जो इम्पैक्ट पड़ते हैं महंगाई पे, और दूसरा वो मौका परस्त जिन्हें दुनिया भर में हुकूमतों ने ऐसे इदारे बना रखे हैं जो उनकी रोकथाम करते हैं, उन्हें सजा देते हैं, कीमतों को चेक करते हैं। ये कैसा मुल्क है? ये वो तमाम इदारे बेनिफिशरी हैं, वो इनकी सरपरस्ती करते हैं। यही वजह है कि जो कोई भी कानून को ख़रीद ले, उससे बड़ा लाकानूनियत, उससे ज़्यादा लाकानूनियत कोई भी नहीं करता। तो यहाँ जिस मुल्क में लोगों को यही डर ना हो कि जज मुझे सजा देगा, तो बात ख़त्म हो जाती है। ये सबब है कि इस वक्त देखें, महंगाई कुछ तो इन चीज़ों के महंगे होने से भी है, कुछ वो माफियाज भी हैं जिन्होंने इन्हीं अशिया की कीमतों में इजाफे की आड़ में हम पे महंगाई मुसल्लत की है। और जो बेसिक नीड्स फ़रोख्त करते हैं, मेडिसिन हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो आप देखें क्या असर करते हैं। आप स्कूलों को देख लें, आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में आप दाखिल करवा दें, वो किताबें नहीं ख़रीद सकता क्योंकि उसको लेनी उसी स्कूल से है। फ़ीसें देख लें किस तरह बढ़ाते हैं, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ वो शराइत रख देते हैं कि इस मद में भी रकम लेके आओ। एक मतवसत तबके का जो बच्चा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता। इन्हें कौन रोकेगा? हुकूमतों ने रोकना है। अगर हुकूमतें माफियाज के साथ मिल जाएंगी तो फिर चोर सिपाही तो एक पेज पे आ गए। आतिक भाई देखें ना, इसमें फिर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। अगर कोई चीज़ 25% महंगी होती है तो हमारे ये जो ताजिर दुकानदार हैं उसको 40% बढ़ा देते हैं। देखिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि किसी के दिल में खुदा खौफी हो, बाज़मीर हो, वो डरता हो कि नहीं, ये मेरी दुनिया में इसकी सज़ा मिलेगी, मेरी आखिरत आकिबत बिगड़ेगी। लेकिन ऐसे सोचने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग दीन से इस हद तक आगाही रखते हैं? लोग तो कहते हैं बस दुनिया संवर जाए, आकिबत को देख लेंगे। तो दुनिया में एक ही सिस्टम है, कानून का डंडा। उसके बगैर अगर आपके एक बकरियों का एक रेवड़ है, वो खुद रास्ता मुतय्यन कर लेगा, खुद ही वो इकट्ठा होकर चलेगा, ऐसा नहीं है। एक गडरिया या चरवाहा वो चाहिए उसके सर पे जो डंडा लेके उनको हाके और उनको चलाए। वरना कानून के बगैर तो देखिए फिर जंगल क्या है, जंगल में उसूल क्या है? जंगल की जिंदगी यही है, जिसके पास ताकत है, कमजोर उसका निवाला है। यही जंगल की जिंदगी है। तो क्योंकि जंगल में कानून नहीं है, जंगल में अदल नहीं है, जंगल में इंसाफ नहीं है, सिर्फ ताकत की हुक्मरानी है। शहर से जब कानून ख़त्म हो जाए, इंसाफ ख़त्म हो जाए, तो बज़ाहिर तो शहर ही है लेकिन वो जंगल है। आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, जंगल ही तो है। इसी तरह आपने भी जिक्र किया कि जिसका जो मन चाहे मुनाफा 25%, 30% दुगना कर ले, हर फेरे पे कीमत बढ़ी हुई है। कोई रोकेगा तो रुकेंगे। ये कहना कि वो खुद रुक जाए, ऐसा दुनिया में ना हुआ है ना होगा। सज़ा लाजिम है, शरीयत ने भी सज़ाएँ मुतय्यन की हैं, हुकूमतें भी सज़ाएँ मुतय्यन करती है। उसके बगैर मुआशरा कभी नहीं सुधरता। जैसे एक सिस्टम में पूरा अब सिंध है, हुकूमत की आशीर्वाद से, हुकूमत सिंध की आशीर्वाद से इदारों में लोग आते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए वो काम करते हैं। यही सबब है, जैसे एक थानेदार है, आप उनसे कोई ताकतवर आदमी 4 गलत काम लेगा तो 20 काम थानेदार अपने लिए भी गलत करेगा। तो ये सारे जितने लोग बैठे हुए, इनसे हुकूमत सिंध में यकीनी तौर पर
कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी वसूल किया जाता है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, दीगर हैं, जगह जगह जो कब्जे हो रहे हैं, लैंड ग्रेबर्स बैठे हुए हैं, ये सारे सरकारी लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार की जेर सरपरस्ती लैंड ग्रेबर्स बैठे हैं, राशि बैठे हैं इदारों में। मैं अभी एक इदारे में गया तो मैंने उनसे कहा ये काम हमारा दुरुस्त है, तो फिर आपको हमें परमिशन देने में क्या रुकावट है? उन्होंने कहा, और फिर आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए ये हम परमिशन दे देंगे आपको, बेशक जायज़ ही सही, इससे आपको इतने लाख रुपए का फायदा होगा। तो क्या है अगर 5 लाख हमें दे देंगे, हम आपके फायदे में मांग रहे हैं, ये रिश्वत नहीं है। तो इस वक्त तक जब बात चली जाए कि देखिए अभी फिर दिया आपने? नहीं, मैंने काम छोड़ दिया। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताता हूँ, मैंने कभी भी रिश्वत नहीं दी। अच्छा अतीक मीर साहब, महंगाई जो है इस वक्त मुल्क में तकरीबन 30% 40% के दरमियान है, तो आपको लगता है कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद कम हुई है, आपकी सेल्स भी कम हुई हैं? देखिए, मैं एक अल्लाह का मुझ पर एहसान है कि मैं फाउंडेशन भी रजिस्टर्ड है मेरे पास, जिसका नाम है अतीक मीर फाउंडेशन। मैं समझता हूँ वो मेरी एक आकिबत के लिए ये एक रास्ता है कि जो अल्लाह कबूल कर ले। मेरे पास लोग राशन के लिए आते थे और कुछ लोग पैसे भी देते थे कि किसी को राशन देना हो तो ये पैसे। आप सोचेंगे ये बात कि मेरे पास ऐसे लोग भी आए, राशन लेने आए, जो पहले दूसरों के राशन के लिए मुझे फंड्स देते थे। मैं यकीन जाने, मैं काम अभी बात करते मेरे अंदर एक कपकपाहट है कि मैं वो लोग मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी हैसियत में थे। और ऐसा एक केस नहीं है, बहुत केसेस है जो कभी बहुत अच्छे हालात में थे। इन 1.5 से 2 सालों में ऐसे ऐसे बुत गिरे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। बिजली के बिल हाथ में पकड़ के मैं राशन के लिए उसको इल्तिजा करते तो देखा कि मुझे राशन कुछ खरीद के दे दे मेरे बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा बिजली का बिल उसके हाथ में और वो उसकी आंखों में आंसू। यही सबब है कि मेरा ये दावा है कि अगर ये कीमतें नीचे नहीं आती तो दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए। आपने फ्रांस के इनकलाब की बात सुनी होगी, गालिबन 1789 में एक ब्लड शेड आया फ्रांस में। उसके पसे पुश्त उसके जो असबाब थे, मुर्रिख लिखता है कि नाइंसाफ़ी थी और भूख थी जो लोगों की दहलीज तक पहुंच गई। आज मैं देख रहा हूँ कि बिजली के बिल से इनकलाब आता हुआ नज़र आ रहा है, लोग सड़कों पर हैं, एक अनारकी की सूरत नज़र आ रही है, लोग दफातर जला रहे हैं, लोग घरों से निकलते रोज़ाना एहतजाज के लिए, ताजिर निकल खड़े हुए हैं, सारे मुल्क में हड़ताल होने जा रही है, एक बिजली के बिल के ऊपर हड़ताल होने जा रही है। तो एक दिन की हड़ताल करके फिर आप ठंडे होकर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे ताजिर? जब सकत नहीं होगी तो फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फिर एहतजाज करेंगे। और फिर एक वक्त आता है मायूसी, जब हुकूमत हमें मायूस करेगी तो फिर बिजली के बिलों की अदायगी नहीं होगी, फिर को बिजली काटने आएगा तो मार्केटें उनके लिए नो गो एरिया बन जाएंगी, ज़बरदस्ती करेगा, इश्तियाल होगा, तशद्दुद होगा, अभी हुआ भी, तो अनारकी फैलेगी और यकीनन ये एक आप कह सकते हैं कि एक बगावत की शक्ल अख्तियार कर लेगा ये मुल्क। ये मुल्क या कराची के ताजिर? पूरा मुल्क। कराची के ताजिरों ने या कराची के शहरियों ने अब तक किसी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस को आग नहीं लगाई है, तोड़ फोड़ नहीं की है, लेकिन पूरे मुल्क में तो ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं आपसे कहूँ ये सेब है, इसको आपने सालम निगलना है, आप नहीं निकल सकते। मैं आपको मजबूर करूँगा तो क्या करेंगे आप? मुझसे हाथापाई करेंगे, मुजाहिमत करेंगे। यही सूरत है। ये बिल हम नहीं दे सकते, इस शरह से नहीं दे सकते, ये एक हतमी बात है। जब नहीं दे सकते तो फिर देखिए 2 ही चीज़ें होती है कि फिर आदमी ये जान दे देता है, ये जान ले लेता है।
अच्छा अतीक भाई, ये बताएं, आपके घर का जो बिल आया है और जो आपकी दुकान का बिल आया है, उसकी लास्ट डेट क्या है? मेरा ख्याल है ये सितंबर के 5 या 6। भरेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइन लग के अगली दफ़ा ज़्यादा आ जाएगा, फिर भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे, भरेंगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं भरेंगे, जब तक कि उसमें कमी वाक़ई नहीं होती, जब तक कि मुनसिफाना शरह मुकर्रर नहीं होती, जब तक कि वज़ीर आज़म जो इस वक्त 4 दिन से इजलास जो बुला रहे हैं, जब तक इसका कोई मुआफ़क़त में फ़ैसला नहीं आ जाता। हम इंसाफ चाहते हैं, हम नहीं कहते कि हमें बिजली का बिल ही माफ़ कर दिया जाए। इस पर नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म की जाए, और फिर अगर मुल्क बहरान में है तो हम ही उसका विक्टिम क्यों नहीं ख़त्म करते? वो तमाम लोग जो नोच रहे हैं इस मुल्क को, 20-20 लाख तनख्वाहें हैं और वो फैज़ उठा रहे हैं मुफ्त सहूलतों का। क्यों? ये 85-90 की जो काबीना थी, इनका क्या हक पहुंचता था? इन्होंने जो तनख्वाहें ली, वो जो वज़ीर ख़जाना आया था, वज़ीर ख़जाना जो ख़जाना ही खा गया, जिसने इस मुल्क का वो हशर किया, उसको वो जो उसकी माजी की तनख्वाहें थी, बहाली के बाद उसे करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में बहाल हो गया। वो सारी पार्टी नीचे आ गई, डॉलर नीचे नहीं आया। रशिया से तेल चल पड़ा है, मुआहदा हो गया, यूं हो गया, वैसा हो गया, जश्न की तैयारियां, हमारा तेल निकल गया। ये कैसा जास था? डॉलर भी नीचे नहीं आया। उसके बाद जितनी बातें कही, उसका इंपैक्ट उल्टा क्यों आया? कपड़े बेच देंगे, आटा दे देंगे। अरे भाई, एक चीज मांगी थी कौम ने, लोग ट्रकों के पीछे, कितनी माएँ, कितनी बेटियां कुचली गई, मारी गई। कहा कपड़े बेच के आटा दूंगा, हमारे कपड़े उतार के चला गया। एक मनहूस हुकूमत थी, एक अज़ाब इलाही की शक्ल थी, जिसने आज इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। ऐसे इम्पैक्ट माजी में आए कि उनकी गलतियों के 2 साल असरात रहे, 5 साल असरात रहे। ये वाहिद हुकूमत है जिसके असरात अगले 10 सालों में कम नहीं हो सकते। ये वाहिद हुकूमत थी, एक से एक बेगैरत शामिल था इसमें। मैं कहता हूं कि हिजान बरतारी होता है जब इनका जिक्र करता है, इनकी कारस्तानियां जब सामने आती हैं। ये करने के आए थे, महंगाई के खिलाफ आए थे। वो 12% महंगाई के खिलाफ आए थे, 50% पे ले आए। तो महंगाई तो कम करते। सर वो तो कहते हैं कि हमारा कसूर थोड़ी है, वो इमरान खान मुआहदे ऐसे करके गया IMF से। अब वो मुआहदे ही अगर ऐसे होंगे तो ये क्या करते बेचारे? ये तो शुक्र है कि इन्होंने अपनी जो घरेलू जिंदगियां हैं उसका भी इमरान खान पे इल्ज़ाम दे रख दिया। कौन सा इन्होंने इल्ज़ाम? ये मैंने कहा ना कि मकर फरेब के पैकर हैं ये लोग। इल्ज़ाम, इनके अपने करतूत तो देखे, इतने गंदे नंगे लोग हम पर मुसल्लत हुए। कौम अल्लाह से तौबा करे कि रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या ऐसी खता हुई, ऐसी कौन सी नादानी हुई, तो हमसे इतना नाराज है। ये लोग हम पर मुसल्लत हुए। बुरे हुक्मरान भी अल्लाह की तरफ से, फिरौन हुक्मरान ही तो था। बच्चे काट गया कौम के, बच्चे मार दिए उसने कौम के। उसने दूसरे तरीके से कत्ल किया, इन लोगों ने दूसरे तरीके फाका कशी का शिकार कर दिया, खुदकुशियां कर ली लोगों ने। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नाकाबिल माफ़ी है, और यकीनन इससे बड़ा अजाब मैंने हुकूमतों की सूरत में इस मुल्क में तो नहीं देखा। अच्छा अतीक भाई, आप PDM की हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, आपने नून लीग की भी काफ़ी बुराइयां की। मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो खुश तो आप लोग उनसे भी नज़र नहीं आते थे। उन्होंने वो जो है वो एक टैक्स वाली शर्त लगाई थी कि 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग होगी तो NIC की कॉपी जमा करानी होगी।
उस पे ताजरों ने बहुत एहतजाज किया था, उसे कबूल नहीं किया था, फिर इतना आप लोगों ने एहतजाज किया कि उसको हुकूमत को पीछे आना पड़ा, फिर वो विड्रॉ कर ली। तो खुश तो आप तब भी नहीं थे, खुश अब भी नहीं है, तो क्या फ़र्क है? वो भी हुकूमत ऐसी थी। देखिए, अगर पिछले 3 दिहाइयों से हम देखें तो टैक्स सिस्टम स्टेबल हो नहीं सका। जिस तरह देखिए यहाँ बजट बनता है इस मुल्क में, तो पहले से एक तयन कर लिया जाता है कि इतना सूद महसूलात में से देना है। अब जो सूद का तयन पहले होता है, अब फिर उसके बाद देखा जाता है कि अब ये सूद किस तरह लेना है, इस शोबे से इतना पैसा लेना है, इस शोबे से इतना लेना है, यही बात है। तो इस तरह एक इकोनॉमी है, उसको बर्बाद करके अगर आप एक बकरी के थन से कितना दूध ले सकते हैं आप? कटोरा भर लेंगे, ऐसा ही है ना। अगर आप उसके थनों को सक्शन पंप लगा देंगे तो खून आ जाएगा, बकरी मर जाएगी। ये छोटा ताजिर हमेशा कम से कम 3 दाइयों से तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। छोटे ताजिर को पनपने का मौका तो मिलता नहीं, लेकिन ये सेल्स टैक्स की जो तलवार 17%, 16%, 18%, ये उस पर लटका दी जाती है, ये नहीं दे सकते। वैल्यू एडिड टैक्स की बातें होती रही, वैल्यू एडिड टैक्स की बेनिफिट्स तो दें आप, जो यूरोप में है। क्या मुफ्त तालीम दे सकेंगे ये? क्या बेरोजगारी अलाउंस ये देंगे लोगों को? मुफ्त इलाज की सहूलत दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यही बेनिफिट्स है वैल्यू एडिड टैक्स के। तो आपने वैल्यू एडिड की भी कोशिश करके देख ली, तो इन्हें ये नहीं देखना कि इस सेब में या इस माल्टे में कितना जूस है। ये इनके जहन में ये होता है कि ये माल्टा है, इससे बाल्टी भरनी है। ऐसा नहीं हो सकता। छोटा व्यापारी है, ये पनीरियां हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनसे आप दरख्तों जैसे मिकदार की जितनी मिकदार के फल नहीं ले सकते। तो ये कौन करता है? मुकामी इकोनॉमिस्ट करता है ना ये सब, इसका तयन, इसका जो फार्मूला बनाता है, जो मुकामी हालात से वाकिफ हो। लेकिन वो जो IMF के लोग बैठे हुए हैं, स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं, FBR में बैठे हैं, वजारत ख़जाना में बैठे हुए हैं, खुद वजीर ख़जाना वो IMF ही का एजेंट होता है, उसी का बेनिफिट्स के लिए काम करता है। तो फिर मुकामी लोगों के लिए तो कभी भी वो बेहतर नहीं सोच सकता। उसको सिर्फ एक चीज से गरज है, इसको निचोड़ना है और उस देवता को अवाम का खून पिलाना है, जिसे IMF कहते हैं। ये इल्ज़ाम महज एक इल्ज़ाम ही है कि लोग टैक्स नहीं देते। लोग तो अपने सर, लोग नहीं, मैं छोटे ताजरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बड़ा एहतजाज किया था, वो जो शनाख्ती कार्ड की शर्त वाली बात हुई थी। देखिए, उसमें जो डेटा कलेक्ट करना चाहते थे, ये कभी भी खरीदार अपना डेटा देने को तैयार नहीं होगा, वो खरीदारी छोड़ देगा। देखिए, एक ही मार्केट में अलग अलग दुकानें हैं, एक आपसे शनाख्ती कार्ड तलब करता है, क्योंकि इन्होंने लेवल उसकी कैटेगरीज बना दी। तो एक ही मार्केट में इन्होंने एक को उसमें सेल्स टैक्स के नेट में ले आया और उनको दूसरा जो है वो नहीं है। तो कैसे एक जैसा सामान बेच रहे हैं? तो वो जिसके पास जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो तो माल बेच ही नहीं सकता अपने मुकाबिल के, इसलिए कि 17,000 का फ़र्क है 1 लाख के पीछे, 17% टैक्स का फ़र्क है। तो ये तखसीस नहीं होनी चाहिए। उल्टे सीधे कवानीन बनाएंगे तो पॉलिसियाँ नाकाम होगी। अब ये कानून बना दिया, जो AC मॉल्स हैं वो सेल्स टैक्स में उनको आना लाजिम है। एक अजीब इन्होंने लोगों में पैनिक फैला दिया। ये इस बजट में आई है तजवीज़? ये इससे कबल जो था, जो माजी की हुकूमत में भी यही फैसला हुआ कि जो AC मॉल है वो इस तरह बिजली के बिल के ऊपर एक कि जो 12 लाख से ऊपर के बिल है या कोई 50 लाख से ज़्यादा की जिसकी टर्नओवर है, तो कोई या जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी है, फर्नीचर है तो 2000,
तो इस किस्म का अजीब मजाक है। आपकी दुकान इत्तेफाकन मेरी दुकान से बड़ी है और आप मार्केट के मकरूज हैं, आपका काम ही नहीं चलता, माल ही नहीं है आपकी दुकान में। मेरा बहुत अच्छा कारोबार है, मेरी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो आपका क्या कसूर है कि आप क्या मेरे सामने आप काम कर सकेंगे? कि आप अगर सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर होना पड़े तो क्या करेंगे? आप नहीं चल सकते मेरे सामने। तो आपने जो मीज़ान मुकर्रर किए वो कतई तौर पर वो गलत थे, वो मीज़ान मुनासिब नहीं है। अच्छा अतीक भाई, एक बात बताएं, ताजरों को जो है वो अमन अमान चाहिए होता है, माशी तौर पे इस्तेकाम चाहिए होता है, ठीक है, उनको सियासत से कुछ खास लेन देन नहीं होता। अब की सिचुएशन में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या बस ये इकनॉमिक सिचुएशन जो है ये बेहतर हो जाए? आप क्या कहते हैं? इलेक्शन हो या ना हो, देखिए ये जो मुश्किलात इकोनॉमी की राह में हायल हैं उन्हें दूर होना चाहिए, क्योंकि देखें खाना पूरी नहीं चाहिए। इलेक्शन हो तो फिर उसमें जमहूरियत का रस नजर आए कि इलेक्शन है। ऐसा नहीं कि पहले चुन लिया जाए और फिर उसके बाद एक रस्म पूरी कर ली जाए, ऐसा नहीं है। ये हम चाहते हैं कि जमहूरियत की सही शक्ल सामने लाओ, जो लोग सियासी हैं वही सियासत में हो, जो सियासी नहीं है वो अपना काम करें। तो जब एक दूसरे के काम में आप मुदाखलत करेंगे तो ना वो गधा रहेगा ना घोड़ा रहेगा, वो भी टट्टू बन जाएगा। यही आपने जमहूरियत का हाल किया है। तो आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। इससे बदतर बात क्या है कि जिनके हम शादियाने, जिनके तरानों पे झूमते थे, आज उनसे नाराज़ बैठे हैं। कौन चाहता है? दुश्मन चाहता है ना ये बात, हम तो नहीं चाहते। हम तो जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन हालात को चेंज किया जाए। जब तक अवाम आपकी नहीं होगी, ये टीवी के इश्तिहारों से आप मोतबर नहीं हो सकते। अवाम का दिल जीतिए, पूछिए कि अवाम को आपसे शिकायत क्या है। फिलहाल तो शिकायत यही है कि ये जो तौक हमारे गले में 16 माह तक पड़ा रहा, ये तौक आप ही नहीं डाला था। चलिए वो तो अपनी तबाहियां फेर के चले गए, अब वो नहीं, आप तो है ना, आप कुछ कीजिए। अतीक भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हालात से मायूस नज़र आ रहे हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, जब हम अल्लाह की तरफ देखते हैं तो बेहतरी की उम्मीद नजर आती है। जब हम अपने इतराफ हुक्मरानों को देखते हैं तो अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इसलिए कुछ अर्सा पहले तक तो बाज इदारों को पुकारते थे, हमारी आवाज़ें आपने भी सुनी होगी। अब कभी आपने हमें देखा कि हमने इन्हें पुकारा हो? क्या वजह है? वजह होगी ना, हम इनसे मायूस हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अवाम की तरफ, अवाम तो कहती है जब आईन ही नहीं है, आईन ही मुअत्तल हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बंधे हुए हाथ, वो एक सुल्तान राय की तरह अपनी सीट पे बैठ के धाड़ता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके बाद उसको पता ही नहीं होता कि मैंने कल क्या कहा था। ऐसा लगता है कि उसके अंदर से हवा ही किसी ने निकाल दी। वो कौन है जिसने उसकी हवा निकाल दी? तो जब अदल कानून मुअत्तल हो जाए, आइन की कोई वक़्त ना रहे, तो क्या वहां मायूसी नहीं होगी? दुनिया में हर मुल्क में एक ही उम्मीद रह जाती है, आइन है तो मुल्क आगे बढ़ेगा, आइन है तो मुमलिकत है। मैंने आपसे कहा ना कि जंगल और शहर में फ़र्क आइन का तो है। वहाँ कानून की अमलदारी, शहर में कानून की अमलदारी है, जंगल में ताकत की हुक्मरानी है। तो जब शहर से आइन मुअत्तल हो जाएगा, कानून ख़त्म हो जाएगा, इंसाफ उठ जाएगा, तो जंगल से बदतर हो जाता है। क्योंकि जंगल में जो जानवर हैं वो तो काबू में आ जाते हैं, लेकिन दरिंदगी पर आमादा
जो शहर में लोग हैं, जो शहर के जानवर हैं, वो काबू में नहीं आ सकते। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की ज़ात को जब देखता हूँ, उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है, तो फिर मुझे उम्मीद होती है मौजज़ात भी होते हैं, कोई ऐसा मौजज़ा अल्लाह पाक रूनुमा कर दे, ये मुल्क संवर जाए, ये कौम सुधर जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, कोई हम पर भी ऐसा निजात दहिंदा आ जाए जो इस कौम की डगर बेहतरी की तरफ तब्दील कर दे, कोई इसको निजात दिला दे और इसे खुशहाली के सफ़र पे गामजन कर दे। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी।